हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि एमपीसी सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 44, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा है, उन सभी के डिसऑर्डर्स के बारे में बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। जितने भी लेक्चर्स हैं बच्चे, सभी के सभी लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा सारी की सारी जो वीडियोस है वो आपको हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है CSR नेट लाइफ साइंस बंसल एकेडमी, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस आपको हमेशा के लिए मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो आप बंसल एकेडमी की टेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे सीबीटी मोड होता है CSIR का, बिल्कुल वैसे ही एनडीए का सीवी मोड है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपको प्रॉपर टाइमिंग सब कुछ वैसा ही मिलेगा। चलिए, तो आज का भी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स है उनका जो रेफरेंस है, रेफरेंस बुक जो यूज की गई है वो गाइटन एंड हॉल की मेडिकल फिजियोलॉजी बुक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का जो टॉपिक है, डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पेन हाइपोपिट्यूरिज्म। देखो, ये जो टर्म है ना, पेन हाइपोपिट्यूरिज्म, बेसिकली इसका जो रिलेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से है, पिट्यूटरी ग्लैंड से है। देखो यहाँ पे ना, जब भी हाइपो वर्ड आपको देखने को मिलेगा ना, हाइपो का मतलब होता है कम सिक्रीशन होना और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब पिट्यूरिज्म की बात की है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की है कि जब भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जब उनकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, तो उस सिचुएशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पेन हाइपोपिट्यूरिज्म बोल देते हैं, है ना। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सिक्रीशन, जो हॉर्मोन्स की सिक्रीशन डिक्रीज होती है, कम होती है, वो बाय बर्थ भी हो सकती है ना, या अचानक से भी हो सकती है, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, स्लोली टाइम के साथ साथ भी हो सकता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मान लो ट्यूमर था, तो ट्यूमर के टाइम पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया गया, तो उस केस में भी हमें यही सेम सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सारे के सारे हॉर्मोन सिक्रिट नहीं हो पाते हैं, है ना। गॉट इट, क्लियर है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, बेसिकली ये सीक्रेट कहां से होता है, ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब क्या होता है, देखो, हॉर्मोन्स की ना जो अमाउंट होती है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई भी हार्मोन जितनी उसकी एक नॉर्मल रेंज है उससे कम सीक्रेट होगा तब भी कोई ना कोई बीमारी होती है, अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तब भी कोई ना कोई डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे हम हाइपो, क्योंकि पेन हाइपो पिट्यूरिज्म की बात कर रहे हैं कि जब हाइपर, जो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन कम है, तो सबसे पहला हम जो हार्मोन पकड़ रहे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम हो तो उससे क्या होगा। देखो, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बॉडी के पूरे सेल्स के ऊपर क्या करता है, फंक्शन करता है ना। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो कम होती है, उससे डवार्फिज्म नाम की डिजीज होती है। अब डवार्फिज्म बेसिकली क्या होता है, डवार्फिज्म बेसिकली होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। अगर अब ग्रोथ हार्मोन की ही अगर डेफिशिएंसी है, तो उस केस में बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती और एक इंसान की जो हाइट होती है वो बहुत कम रह जाती है ना। और इसमें बेसिकली ये भी ध्यान रखना आपने, जो पेन हाइपोपिट्यूरिज्म डवार्फिज्म होता है, इसका पूरा नाम है बेसिकली। इसमें ना ये भी ध्यान रखना कि जो पर्सन होता है ना, वो प्यूबरिटी, उसके अंदर प्यूबरिटी हमें देखने को नहीं मिलती, है ना। बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उनके अंदर प्यूबरिटी आती है, या फिर ऐसा भी होता है कि प्यूबरिटी आएगी तो काफी लेट आती है। तो बेसिकली अगर आ भी जाती है तो उनके अंदर एक सफिशिएंट क्वांटिटी जो होती है गोनाडोट्रोपिन्स की, जो बेसिकली हॉर्मोन्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाते, जो उनको अडल्ट के जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो दे पाए, है ना। तो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि किस तरीके से जो एक हाइट है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप हाइट देखोगे तो यहाँ पे हाइट काफी कम है। ये किसका रिजल्ट है, ये ग्रोथ हार्मोन जो है, अगर उसकी सिक्रीशन बॉडी में क्या हो, कम हो, तो उसके कारण हाइट छोटी रह जाती है। इससे काफी सारे फर्क पड़ते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, बेसिकली हाइट बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, सेल की अपटेक को भी इंक्रीज करता है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन होता ही नहीं है किसी के अंदर, या फिर कम होगा, तो उस केस में जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिशन वगैरह को भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बोन्स वगैरह के जो सेल्स हैं कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फिर एंड में क्या होता है कि जो हाइट है वो काफी कम रह जाती है, और इसके साथ छोटी छोटी और भी जो अबनॉर्मलिटीज है वो भी हमें देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट,
इसमें हम देखेंगे। अब अगर आज के टाइम पे बात करते हैं, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ना। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करेगा। अब मान लो मेरी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी है, तो हम किसी दूसरे पर्सन की बॉडी से ग्रोथ हार्मोन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन के अंदर भी उतना ही ग्रोथ हार्मोन बनेगा जितना उसको चाहिए, है ना। तो फिर क्या किया गया, तो धीरे धीरे एस्टेरा कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया गया, है ना। और एस्टेरा कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या किया, जो ग्रोथ हार्मोन का जो डीएनए था सिंथेसाइज करके उसको डीएनए को बना के लैब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से फिर हम आज के टाइम पे लैब के अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन है उसको बना सकते हैं और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं पर्सन के अंदर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसको लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं हम यहाँ पे, इकोलाई बैक्टीरिया, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गीगानिटिज्म की। अब देखो अगर तो ग्रोथ हार्मोन कम था तो डवार्फिज्म होता है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल इसकी अमाउंट होती है उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो उससे क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा तो बॉडी के जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, है ना, जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्रोथ भी काफी होती है ना। उस टाइम पे ग्रोथ काफी, जो बोन्स वगैरह है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है ना। तो जब बोन्स वगैरह तेजी से ग्रो करेंगी तो पर्सन की जो हाइट है वो नॉर्मल से तो बहुत ज्यादा होती है ना। मतलब 8 फीट के आसपास कोई इंसान है वो टॉल हो सकता है। तो दुनिया में ऐसे काफी सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे द ग्रेट खली, वो भी इसी का एग्जांपल है। द ग्रेट खली के अंदर भी गीगानिटिज्म है, उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन था वो बहुत ज्यादा बनता है। बेसिकली पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। तो ध्यान रखना है इसके। अच्छा, कभी कभी ट्यूमर की सिचुएशन हो ना, मान के चलो पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर हो गया, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होगा तो उस केस में भी जो होता है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा होती है। गॉट इट, क्लियर है। अब एक आती है एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली की बात करते हैं। बेसिकली ना ये जो होता है ये एडोलेसेंस के, जो पहले वाली चीजें थी ना वो एडोलेसेंस से पहले ही हो जाती हैं, लेकिन ये एडोलेसेंस से बाद आता है। एडोलेसेंस से बाद बेसिकली क्या होता है, जैसी एडोलेसेंस आई उसके बाद क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कम हो गया। अब जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो उससे पहले पहले जो बोन्स होती है वो सारी की सारी फ्यूज कर जाती है। बोन्स फ्यूज कर जाएंगी, ध्यान से सुन लो, बोन्स जो है वो फ्यूज कर जाएंगी, है ना। अब बोन्स लंबी तो हो नहीं सकती, तो जो पर्सन है वो कैन नॉट ग्रो टॉलर। अब वो जो पर्सन है वो टॉल तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी जो बोन्स होती हैं वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाती हैं, जो उसके टिश्यूज वगैरह होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली बोलते हैं। सुनो ध्यान से, मान के चलो एडोलेसेंस आई, इस सिचुएशन को समझना। एडोलेसेंस आई तो एडोलेसेंस के बाद किसी पर्सन को ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी के अंदर। अगर ट्यूमर होगा तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ेगा। अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो बोन्स की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, लेकिन पंगा ये था कि ग्रोन्स जो थी, जो बोन्स होती हैं वो पहले से ही क्या कर चुकी हैं, पहले से ही वो फ्यूज कर चुकी हैं। अब ये दोनों की दोनों बोन्स अगर ये पहले से ही फ्यूज कर देंगी तो ग्रोथ हार्मोन ऊपर से आके बोलेगा ग्रो करो, तो ये ग्रो तो कर नहीं पाएगा। तो साइडों से ना, साइडों से क्या होगा, साइडों से फिर ये ग्रोथ करेगा। जब साइडों से ग्रोथ करेगा तो बोन्स जो होती है बेसिकली थिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो बोन्स, यहाँ पे जो इसका असर देखने को मिलता है वो हाथों पे देखने को मिलता है, पैरों पे देखने को मिलता है। जो हमारे सर होता है, क्रेनियम बोन्स है, नोज होता है ना, फोर हेड है, तो सुपर ऑर्बिटल रिज है, जो हमारी जॉ बोन होती है, मतलब जो जॉ बोन होती है ना, देखो अब जितनी इसने ग्रोथ करनी थी वो हो गई, लेकिन अब ट्यूमर हो गया, ट्यूमर के कारण ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। अब उस केस में क्या होगा, ये ना बहुत ज्यादा आगे से बढ़ जाएगी। देखो लंबी तो नहीं हो सकती ना, तो आगे से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ना हमें कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। ये देखो ध्यान से, यहाँ अगर आप लोअर जॉ को देखोगे बहुत ज्यादा ग्रो की हुई, नीचे ऐसे इस तरीके से निकलती, बाहर की तरफ निकलती है ना। गॉट इट, क्लियर हुआ। तो एक्रोमेगाली कौन सी सिचुएशन होती है, एक्रोमेगाली सिचुएशन होती है कि आफ्टर एडोलेसेंस अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो वो बढ़ेगी। अब जो बोन्स होते हैं वो ऑलरेडी फ्यूज कर चुकी होती है, तो उस केस में क्या होता है, फिर बोन्स इधर उधर से साइडों से क्या करती है, ग्रो करती है, जिससे ये प्रॉब्लम आती है। इसको एक्रोमेगाली बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं थायराइड के ऊपर। अब थायराइड जो था वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करता है, T3 T4, है ना, जिनको हम थायरोक्सिन बोल देते हैं। अब अगर थायरोक्सिन इनकी अमाउंट बढ़ती है तो इस चीज को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और अगर इनकी अमाउंट कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो दोनों ही चीजें प्रॉब्लम, क्योंकि जो T3 T4 होते हैं ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं। ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने T3 T4 हार्मोन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा कि ये काम क्या करते हैं, है ना। अब क्या हुआ,
मान के चलो कि थायराइड के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी कारण ना होगा कि हाइपर थायराइडिज्म की समस्या हमें देखने को मिली, हाइपर थायराइडिज्म। अब हाइपर थायराइडिज्म है मतलब जो हाइपर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो थायरोक्सिन है उसकी अमाउंट ज्यादा है। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो थायराइड हार्मोन्स है जैसे T3 T4 ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। अब सोचो, ध्यान से सोचो, T3 एंड T4 अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे, इनका फंक्शन क्या था, इनका फंक्शन था बेसिकली ये करते क्या थे, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते थे। क्या करते थे, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते थे। ये सेल की जो अपटेक होती है न्यूट्रिशन को लेके, ग्लूकोज लेके, उसको इंक्रीज करेंगे तभी तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, है ना, क्लियर है। तो अगर ये एक्सेस में बन जाए तो मेटाबॉलिज्म भी एक्सेस में हो जाएगा, सेल की अपटेक भी नेक्स्ट में हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ब्लड के अंदर जितनी भी ग्लूकोज रहेगी ना, सारी की सारी ग्लूकोज को सेल क्या कर लिया करेंगे, अपटेक कर लिया करेंगे। क्यों, T3 T4 बड़ा हुआ है ना। तो इस ऐसे ही अगर ऐसा ही चलता चला जाएगा तो उस पर्सन को बार बार भूख लगेगी, है ना, उसकी बॉडी को लगेगा कि उसके पास खाने ही नहीं है ना, लगातार वो क्या करेगा, बार बार डिमांड करेगा खाने की। इसके अलावा क्या होगा, अगर T3 T4 ज्यादा होगा तो देखो पर्पस क्या है, पर्पस है सेल के न्यूट्रिशन देना, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। तो जितना भी लिपिड होगा, लिपिड को फटाफट से क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा, लिपिड्स का, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो जो जिस पर्सन के अंदर ये सिचुएशन आती है ना, वो 3-4 दिन में उसका बहुत ज्यादा बॉडी का वेट, जो वेट है वो लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी वेट जो है वो लॉस। तो इसके कुछ होते हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो पर्सन जिसको हाइपर थायराइडिज्म होता है ना, आप अपने आसपास नोटिस करना, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो स्वेटिंग फास्ट होगी, है ना। एकदम से क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी का वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उनको डायरिया हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे, और नर्वसनेस होगी छोटी छोटी जगह पे आके, है ना। मतलब बहुत ज्यादा फैटीग सा फील करेगा, नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, और जो हाथ वगैरह है वो कांपने लग जाते हैं, हाथ वगैरह जो कांपने लग जाते हैं। हाइपर थायराइडिज्म, देखो सिंपल सी बात है, बॉडी का मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सेस में वेट लॉस होगा। अब एक चीज नोटिस करो, अगर एक्सेस में वेट लॉस होगा तो ये देखो आइस देखो ध्यान से, है ना, ऐसे बल्ज, इनको बोलते हैं बल्जिंग आइस। आंखें ऐसे बाहर क्यों आ जाती है, इसको बल्जिंग आइस बोलते हैं। और इस बीमारी को बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज बोलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है कि ग्रेव डिजीज किससे होती है, तो ग्रेव डिजीज बेसिकली किससे होती है, हाइपर थायरोडिज्म से। ये जितने भी आपको अभी मैंने पीछे सिम्टम बताए वो सारे के सारे आपको ग्रेव डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बल्जिंग आइज देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेट लॉस देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो पर्सन होगा वो बेसिकली नर्वस रहेगा, वो इनटॉलरेंस हो जाएगा हीट से, इनटॉलरेंस टू हीट। तो ये सारी की सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। अब क्या होगा अगर जो T3 T4 है वो कम सीक्रेट हो, हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन आ जाए, तो हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर बेसिकली इनसफिशिएंट अमाउंट जो होती है T3 T4 की वो देखने को मिलती है। सिंपल सा बनना था, T3 T4 का काम है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। अब अगर यही कम हो गए तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन हो जाएगा। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा तो उस पर्सन को भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। अब ध्यान से सुनो, भूख नहीं लगेगी क्यों, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो सेल्स कुछ डिमांड ही नहीं करेंगे। जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो भूख नहीं लगेगी, है ना, तो भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो फैट की डिपोजिशन है वो बढ़ेगी, क्यों, फैट पहले तो यूज हो रहा था लेकिन अब यूज नहीं हो पाएगा। प्रोटीन की मतलब एकदम से वेट यहाँ पे क्या होगा, एकदम से वेट यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। अब ये फैट वाली चीज को ध्यान रखना, फैट एकदम से बढ़ता है तो यहां से ना वेट बढ़ता है। अब दूसरा इसके अलावा देखो, क्योंकि यहाँ पे T3 T4 की जो अमाउंट है, T3 T4 की जो अमाउंट है वो कम हो रही है, तो ना थायराइड ग्लैंड को फोर्स किया जाएगा कि भाई साहब तुम कुछ करो। तो थायराइड जो होता है, जो थायराइड होता है वो उसका जो साइज होता है बेसिकली साइज में वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये सिचुएशन दिखती है, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। इस क्या बोलते हैं, ग्वाइटर वर्ड का मतलब यही होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो एंडेमिक गोइटर बेसिकली इसमें क्या होता है, लैक ऑफ आयोडीन के कारण। देखो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, वो आयोडीन के लैक के कारण होता है। कि अब मान के चलो जो फूड के अंदर, अगर आपके फूड के अंदर आयोडीन नहीं है ना, तो उस केस के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है। याद रखना, जो हिली एरिया के अंदर लोग रहते हैं, जो हिल्स के अंदर लोग रहते हैं,
वहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत नॉर्मल देखने को मिलता है ना। सो इसका बेसिकली रिजल्ट क्या है, नो हार्मोन इज अवेलेबल इनहिबिट टीएसएच बेसिकली, है ना। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा कि टीएसएच को इनहिबिट करने वाला कोई हार्मोन नहीं है, तो टीएस बनता, मतलब कुल मिला के क्या है, जो टी थ्री टी फोर है ये लगातार बहुत ज्यादा कम होंगे। जब T3 T4 बहुत ज्यादा कम होते हैं तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट खत्म हो जाएगा, और जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट खत्म हो जाएगा तो ये देखो थायराइड ग्लैंड का साइज कैसे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से थायराइड का जो साइज है, वो इस थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट कंडीशन है मिक्सोडिमा। देखो पिछली वाले केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर थायराइड का लेवल कम हो जाता है, एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें टोटली जो थायराइड है वो खत्म ही हो जाता है, ऑलमोस्ट लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, बेसिकली थायराइड खत्म ही हो जाता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं मिक्सोडिमा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोडिमा। और अब देखो सिंपल सी बात है, T3 T4 है ही नहीं, तो बॉडी के अंदर जितना भी फैट है ना वो सारा का सारा डिपॉजिट करेगा, और इतना डिपॉजिट करेगा, ये देखो आंखों के नीचे भी फैट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको फैट देखने को मिलेगा, यहाँ भी फैट देखने को मिलेगा, यहाँ भी पूरी बॉडी के अंदर फैट फैट डिपॉजिट होगा, है ना। तो ऐसे पर्सन की अंदर बेसिकली बैगीनेस होने लग जाता है, किसका, आइस के नीचे ना ऐसे बैग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम स्वेलिंग हमें देखने में लग जाता है कि जो इंसान का जो फेस है वो स्वेल हो चुका है ना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एक तो होता है क्या, एक होता है हमारा गॉइटर की प्रॉब्लम होती है, दूसरा मिक्सिडिमा होता है, तीसरी एक और होती है वो उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तीसरा जो कंडीशन होती है ये क्रिटिनिज्म है, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण है, यही हाइपो के कारण है। लेकिन इसमें ना जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना वो फिटल लाइफ के अंदर होता है बच्चे के, मतलब जिस टाइम पे जो बेबी था वो मदर के फीटस के अंदर था, उस टाइम पे मदर की बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ गई, मदर की बॉडी के अंदर थायराइड जो हार्मोन है वो कम है ना। इस केस में क्या होगा, जो बच्चा है उसकी जो, देखो जो T3 T4 होते हैं ना, T4 इसका, इसकी ना जो ग्रोथ, इसका जो ग्रोथ में भी क्या होता है, जो फीटल ग्रोथ होती है, जो फीटल ग्रोथ में भी ये रोल प्ले करते हैं। अब अगर फीटल लाइफ के अंदर T3 T4 की अमाउंट कम हो जाएगी तो ये ग्रोथ भी कम होगी, जिससे जो बेबी होता है वो मेंटल रिटार्ड हो जाता है, मेंटली उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, प्रॉपर तरीके से जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाता, है ना। तो इसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मेंटल रिटार्डेशन का पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई उस हार्मोन का नाम बता दो जिसके कारण जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली हो नहीं पाती, या फिर मेंटल रिटार्डेशन होती है किसी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, है ना। तो आंसर इस थायराइड, थायराइड के कारण, है ना। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये पर्सन है तो कुछ इसके वो होते हैं, जैसे इसकी जो आईब्रोज है वो काफी थिन होती है ना, जो ऑर्बिटल होता है वो एडिमा सा वहां पे देखने को मिलता है, जो फेस होता है बेसिकली डल होता है, ड्राई सी स्किन होती है ना, ऐसी जो हेयर है वो ड्राई से होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं बेबी के, जिसको क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम होती है। बाद में चाहे लाइफ, बाद उसकी खुद की लाइफ में बाद में चाहे नॉर्मल थायराइड हो, लेकिन अगर फिटल लाइफ के अंदर थायराइड जो है वो कम है, बस उसके बाद तो प्रॉब्लम ही खत्म होगी, उसके बाद तो डेवलपमेंट ही नहीं प्रॉपर हो पाएगी, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से बन ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज अगर हो जाए एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन या एड्रीनोकॉर्टिकल सिक्रीशन का, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल जो ग्लैंड था, इस ये क्या सिक्रीट करता था, ये मिनरेलोकोर्टिकोइड सिक्रीट करता है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रीट करता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिसन डिजीज की। देखो ध्यान से सुन लो, हर एक ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड से कौन सी सिक्रीशन होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले हम एडिसन डिजीज की बात करेंगे। एडिसन डिजीज बेसिकली क्या होता है कि जब जो हमारा जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से जो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है इनको प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। जैसे बात कर लो कि वो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है बेसिकली ये मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन को प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं कर पाता। अब इसकी निशानी क्या है, जैसे स्किन की पिगमेंटेशन है ना वो ब्रॉन्ज कलर की पिगमेंटेशन हो जाती है, इसकी निशानी क्या एडिसन डिजीज की, इसके सिम्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है सॉरी, कि जो स्किन होती है बेसिकली वो ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है, जैसे वो मेडल होता है ना ब्रॉन्ज कलर का, वैसी स्किन हो जाती है। इसके अलावा जो मतलब बॉडी के एक नॉर्मल बॉडी की होती है, एक बॉडी के हेयर की ना एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाती है प्रॉपर बॉडी। इसके अलावा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज, देखो मिनरेलोकोर्टिकोइड भी नहीं प्रॉपर बन रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। ग्लूकोकोर्टिकोइड का काम क्या था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इंक्रीज करना, तो बेसिकली जब बन ही नहीं रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर हमें हाइपो ब्लड प्रेशर जो होता है, देखो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, और वेट का भी लॉस होगा। ये सारी की सारी हमें चीजें यहाँ देखने को मिलती है। अब जब इतना कुछ होगा तो बॉडी वीक भी फील करेगी,
इतना कुछ होगा तो बॉडी वीक भी फील करती है ना। तो इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, वेट लॉस होता है, एपेटाइट भूख नहीं लगती है, स्किन का कलर डार्क होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, इवन कभी कभी लोग बेहोश होने लग जाते हैं, सॉल्ट की क्रेविंग होती है। देखो सॉल्ट की क्रेविंग क्यों हुई, क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड नहीं बन रहा, तो जो किडनी है वहां से सॉल्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया जाएगा, तो सॉल्ट की क्रेविंग होगी, बॉडी मांगेगी सॉल्ट लेके आओ, है ना। ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ऐसे वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीजें, हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिला, एब्डोमेन के अंदर मसल एंड जॉइंट पेन देखने को मिलता है, मतलब इरिटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। पर्सन जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसका जो मेंटल बिहेवियर है वो भी खराब हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के जो हेयर्स है वो लॉस होने लग जाते हैं, सेक्सुअली डिफंक्शन, मतलब जो फीमेल होती है बेसिकली वो सेक्सुअल बिहेवियर नहीं प्रॉपर तरीके से शो कर पाती। अब क्योंकि सोडियम वगैरह जो है वो सोल्ट जो है एब्जॉर्ब हो नहीं रहे, लेकिन पोटेशियम का लेवल हाई रहता है, इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और सोडियम क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसको लो सोडियम, इसको हाइपो नेटर्मिया नाम की कंडीशन बोलते हैं, हाइपो नेट्रेमिया बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये सारे के सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एडिसन डिजीज के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। अब क्या हो अगर जो हमारे जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन है अगर ये ज्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, तो क्या होगा, तो इससे कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, हाइपर सीक्रेशन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, जिसमें क्या होता है बेसिकली काफी सारे हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिसको कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें बिल्कुल उल्टा होने वाला है ना। बट इसमें ध्यान रखना, जो एंड्रोजन की सीक्रेशन होती है ना, ये कुछ एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है। जैसे क्या होता है, जिनको मतलब एडिनोमास का मतलब है बेसिकली जब एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जब वो एसीटीएच को क्या करता है, रिलीज करता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हमारा हार्मोन जो होता है ना बेसिकली, जब इसको रिलीज करता है तो ये क्या करेगा, ये एड्रिनल हाइपरप्लेसिया करता है, जिससे क्या होता है बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में कोर्टिसोल सिक्रीट होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, कोर्टिसोल सिक्रीट होगा, है ना। कोर्टिसोल समझ गए, इसमें आ गया हमारा मिनरल कोर्टिकोइड आ गया, है ना, ग्लूकोकोर्टिकोइड आ गया। अब इससे बेसिकली क्या होता है, जब ये एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं तो अब ब्लड के अंदर जब इनका लेवल हाई हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैसी कंडीशन आती है, देखो उसके बाद कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे देखो ध्यान से, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, है ना, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फैटी पैड बोलते हैं इसको बेसिकली, बफलो हम्प बोलते हैं, है ना। क्योंकि देखो मिनरलोकोर्टिकोइड भी कम है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी सॉरी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है ना। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी बैक होती है ना, यहाँ पे बिल्कुल नेक के पीछे जो बैक होती है वहां पे ना फैट की एक लेयर, फैट की एक पूरी पूरी थैली बन जाती है, जिसको बफेलो हम बोलते हैं। यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी निशानी है। तो बफेलो हम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। इसमें ऐसे जो फैट होता है, पेट का फैट है, ये भी बढ़ जाता है बेसिकली, है ना। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। देखो पेनक्रियास बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। ये सिक्रेट कहां से किया जाता है, बीटा सेल से, है ना। अब अगर इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है किसी तरीके से, या सेल इंसुलिन जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक बीमारी होती है डायबिटिस मेलिटस। तो डायबिटिस मेलिटस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो डायबिटिस मेलिटस होता है एक सिंड्रोम होता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। अब इसमें होता पता क्या है, अब इसमें लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, या तो लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इंसुलिन तो पूरा है लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी, है ना। तो इसी के बेसिस पे जो डायबिटिस मेलिटस होती है ये दो तरह की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है बेसिकली ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, आगे बताता हूं इसके बारे में, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन ना लैक हो जाता है, इंसुलिन जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है। और टाइप 2 के अंदर क्या बनता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है लेकिन वो सेंसिटिव ही नहीं है, अपने टारगेट इश्यू के ऊपर वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो एक बार आगे समझते हैं इस चीज को, है ना। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला, इंजरी टू दी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास और डिजीज दैट इंपेयर इंसुलिन प्रोडक्शन कैन लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज। होता क्या है, जो हमारा बीटा सेल्स होता है, देखो या तो बीटा सेल्स को किसी चीज के कारण ये इंजर हो गए, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर क्या है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली जो वो होती है,
डायबिटीज है वो कौन सी होती है, वो टाइप 1 होती है। वो टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस है ना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जुड़ी होती है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारी ही बॉडी हमारे ही बीटा सेल के ऊपर अटैक कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इंसुलिन को क्या कर रहे हैं, कम सिक्रीट कर रहे हैं। अगर ये इंसुलिन को कम सिक्रीट करेगा तो उससे क्या होगा, बेसिकली इंसुलिन का काम क्या था, इंसुलिन का काम था ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना। अब कैसे कम हो जाएगा लेवल, देखो वो क्या करेगी, वो एक काम करेगी, वो सेल्स को बोलेगी कि जल्दी जल्दी से ग्लूकोज को अपटेक करो, तो सेल्स अपटेक करेंगे। अब इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन का लेवल ही ब्लड के अंदर कम है। जब इंसुलिन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो इस केस में हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ब्लड होती है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, है ना। क्यों, बेसिकली यहाँ पे इंसुलिन ही नहीं है ना। तो ये एक तो ये रीजन हो सकता है बेसिकली। दूसरा, इस यहाँ पे हेरिडिटी भी रोल प्ले कर दिया, मतलब कभी कभी किसी किसी के अंदर हेरिडिटली क्या होता है, बेसिकली जो इंसुलिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या है, वो खत्म होता है, डिस्ट्रक्शन बाय दीस इंसल्ट्स, है ना। बेसिकली क्या होता है, किसी किसी के अंदर मतलब जन्म से ही क्या होता है, जो बीटा सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, तो उनके अंदर भी इंसुलिन क्या होगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी निकल की है कि यहाँ पे इंसुलिन क्या होती है, कम होती है। इसके कारण डिजीज कौन सी होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर यहाँ पे बाहर से क्या दे दी जाए, अगर यहाँ से बाहर से एक्सोटिक इंसुलिन दे दी जाए तो उससे जो डायबिटीज होती है ये कंट्रोल में रहती है बेसिकली। तो इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो कम बन रही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ई कोलाई की हेल्प से इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। एक ई कोलाई चेन के अंदर हम अल्फा चेन बनाते हैं, दूसरे ई कोलाई की चेन के अंदर हम बीटा चेन बनाते हैं। बाद में दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, एक इंसुलिन बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर उसी इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है बेसिकली वो हम जिस पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है उसको देते हैं, बात खत्म। अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज है ना, ये बहुत कॉमन है, टाइप 1 के अकॉर्डिंग ये ज्यादा कॉमन है, और 90% के आसपास जो टाइप डायबिटीज मेलिटस के केस होते हैं, वो मेलाइटस के केस होते हैं बेसिकली, वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें क्या होता है, या तो ये 30 की एज की बात होती है, या फिर ये मान लो 50 और 60 की एज के बीच में होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें मस्त वाला काम होता है। इसमें जो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या थी, ये एक सेल है, इसके ऊपर ये क्या है, इंसुलिन का रिसेप्टर है, ये क्या है, इंसुलिन का रिसेप्टर। इंसुलिन आया, यहाँ पे बाइंड करेगा, जैसे ही बाइंड करेगा यहाँ से ग्लूकोज के जो चैनल है वो ओपन करेंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल था, मतलब ये वाला जो रिसेप्टर है ये क्या है, इंसुलिन के लिए प्रॉपर तरीके से क्या है, इनसेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब जब टाइप टू ये तो कौन सी कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन है। अब जब टाइप 2 डायबिटीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये रहा इंसुलिन का रिसेप्टर, ये इंसुलिन है। जैसे इंसुलिन आएगा ये इंसुलिन को पहचानेगा ही नहीं, ये जो रिसेप्टर होता है बेसिकली ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। जब इनसेंसिटिव हो जाएगा तो जितनी मर्जी ग्लूकोज आपको, मतलब जितनी मर्जी ये क्या है, इंसुलिन है, अगर यही इनसेंसिटिव हो गया जो रिसेप्टर है, तो जितनी मर्जी आपको जो है जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो, वो काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं टाइप 2। इसको बेसिकली हम क्या बोल देंगे, टाइप 2 डायबिटीज बोल देते हैं ना। जिसमें बेसिकली ये देखो, तभी तो लिखा ना, ये देखो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होती नहीं है। क्यों, यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है बेसिकली, जो रिसेप्टर होगा बेसिकली वही क्या कर देगा, वो इनसेंसिटिव हो जाता है रिसेप्टर। तो जब इनसेंसिटिव हो जाएगा तो उस केस में जो होता है बेसिकली वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है ऑफ इंसुलिन इज बिकम insensitive टू इंसुलिन। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना। एक और यहाँ पे हमें एक और मतलब वो होती है, डायबिटीज होती है, उसके सेकेंड जो जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, है ना। हमने डायबिटीज मेलिटस कर ली, एक होती है इंसिपिडस। अब ये इंसिपिडस होती है, इसमें बस ये ध्यान रखना, इसकी पहचान क्या होती है, इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर जो किडनी होती है ये बहुत ज्यादा यूरिन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना। जो हाइपर
कैलमिया की हमें यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होता है उसका लेवल बढ़ता है। इसके अलावा जो कीटोन बॉडीज होती हैं, इनका जो लेवल है वो हमें जो यूरिया के अंदर क्या है ज़्यादा देखने को, इंसीपीडस के अंदर ना। तो इंसीपीडस के अंदर बेसिकली क्या होता है, यूरिन जो है किडनी के द्वारा बहुत ज़्यादा सिक्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट किया जाता है ना। और जब यूरिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा तो थर्स्ट, प्यास भी बार बार प्यास लगती रहती है। ओके, तो डायबिटीज मेलिटस भी क्लियर हुआ, डायबिटीज इंसिपिडस भी क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारी जो डिजीज है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिजीज है वो मैंने आप सभी को, ये सारी की सारी डिजीज जो है वो करवाई है। आई होप आपको ये डिजीज सारी की सारी अच्छी लगी होगी। किसी तरह की कोई शिकायत हो, कोई डाउट हो आप लोगों का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर। जय हिंद।